मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरे धर्म में मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। कल की क्लास में हम लोगों ने भारत के राज्यों के बारे में अध्ययन किया था। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे 8 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश की। 8 राज्यों में कौन कौन सी? उत्तराखंड की सीमा लगती है और हिमाचल की लगती है, हरियाणा की लगती है, राजस्थान की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, छत्तीसगढ़ की और झारखंड और बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है। तो ये याद रखना है इस चीज़ को। प्रश्न यहाँ से पूछ लगा इन 8 में से एक अलग से डिफरेंस कोई देश राज्य का नाम दे देगा, उससे पूछ लेगा। ठीक है। इस प्रकार से 7 सिस्टर्स का हमने अध्ययन किया था। 7 बहनों का राज्य कौन सा था आपका? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 राज्यों को क्या कहते हैं? 7 बहनों का राज्य, 7 सिस्टर्स का राज्य। ठीक है। और सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। आज हम लोग इसी कड़ी में अध्ययन करेंगे जो है आपका भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और जिलों की संख्या कितनी है, जिले कौन से बड़े हैं कौन छोटे हैं। ठीक है। और जो है भारतीय मानक समय रेखा क्या है पहले ये समझ लो। देखो भारत जो है, भारत का विस्तार जो पूर्वी देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी देश का समय निर्धारित किया जाता है। देशांतर रेखा की सहायता से किसी भी देश का क्या निर्धारित किया जाता है? समय। ठीक है। अब देखो दोनों में अगर हम बात करें दूरी की तो पश्चिम से लेकर पूरब तक जो है हमारी जो दूरी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लास्ट छोर यहाँ तक है, तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। कौन सी दूरी है? पश्चिम से लेकर के पूरब तक। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत में जो है ये दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जो दूरी है वो है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3200। तो भारत इतना लंबा चौड़ा है, दोनों में अंतर सिर्फ 191 का आता है। अगर घटाओगे आप तो कितना आएगा? 191। यानी लंबाई चौड़ाई लगभग क्या है भारत की? बराबर है। अब इतने चौड़े भारत में जो कि 2933, मान लो यहाँ पर पश्चिम में एकदम आखिरी छोर और पूरब में एकदम आखिरी छोर। पहले ये समझ लो कि पश्चिम का आखिरी छोर कौन सा है भारत का, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और पूरब का आखिरी छोर कौन सा है और दक्षिण का आखिरी छोर कौन सा है, उत्तर का आखिरी छोर कौन सा है। तो आखिरी छोर जो हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पे जो स्थान स्थित है वो कौन सा स्थान है? तो गौहर माता है। कौन सा स्थान है? गौहर माता, जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो याद रखना कि भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? गौहर माता। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में सबसे पश्चिमी। अब यहाँ से लेकर के 2933 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में सबसे पूरब में किबिथु स्थित है। क्या स्थित है? किबिथु। क्या नाम है इसका? किबिथु। और ये सबसे पूर्वी देश, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो किबिथु किस में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 2933 किलोमीटर की दूरी जो है, जो गौहर माता से लेकर किबिथु तक है। कहाँ तक है? किबिथु तक। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है सबसे पूर्वी भाग का क्या नाम है? भारत के सबसे पूर्वी भाग जो सबसे पूरब में स्थित है, क्या नाम है? किबिथु। किबिथु कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में स्थित स्थान का नाम क्या है? गौहर माता, जो सबसे पश्चिम में है। कौन से देशांतर पे है? 68 डिग्री 7 मिनट। और राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है। तो और सबसे उत्तरी स्थान जो है, जो लद्दाख में पड़ता है, सबसे उत्तरी यहाँ पर है, इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है?
इंदिरा कौल, कौल का मतलब होता है दर्रा, कौल का मतलब क्या होता है? दर्रा। तो यहाँ पर जो है इंदिरा कौल है, एक दर्रा है जिसको इंदिरा कौल कहते हैं, तो सबसे उत्तर में है, जो कौन से राज्य में है? लद्दाख। और लद्दाख कौन सा कैसा राज्य है? केंद्र शासित राज्य है। लद्दाख कैसा राज्य अब बन गया? केंद्र शासित, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। कितने डिग्री? ये अक्षांश पर स्थित है। कितने अक्षांश पे? 37 डिग्री। तो सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी स्थान क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। और मुख्य भूमिका भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी मुख्य भारत के मुख्य भूमि पर है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कहाँ स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो अब ये दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। इंदिरा कौल से लेकर के कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये इतनी दूरी होगी। और इसके अलावा हमारा एक जो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो निकोबार द्वीप समूह है उसका दक्षिणी हिस्सा और दक्षिण में है, कन्याकुमारी से भी दक्षिण में है। तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो प्रश्न कभी कभी यहां से भी पूछ लेता है, इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत के मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। अब ये मुख्य भूमि पे तो है नहीं, ये तो द्वीप है, लेकिन भारत के मुख्य भूमि, जो भारत हमारा मुख्य रूप से नक्शे में जो बना हुआ है मुख्य भूमि है, वो कहाँ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाले स्थान में। लेकिन द्वीप में कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी पहले कहते थे। क्या कहते थे? पिग्मेलियन पॉइंट। पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। तो कभी कभी प्रश्न आ सकता है यहाँ से, पिग्मेलियन पॉइंट किसको कहा गया है? तो इंदिरा पॉइंट को कहते थे पहले। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम जो है बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन? इंदिरा पॉइंट। तो ये जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो है विस्तार हो गया, जो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है, और पश्चिम से पूरब जो है कितना है? 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम है। ठीक, अब इसमें हम देख रहे थे, क्या चीज देख रहे थे? भारतीय मानक समय रेखा। तो इतना लंबा चौड़ा जो विस्तार है, सबसे पहले सूर्योदय होता है आपका किबुथु में। कहाँ होता है? किबुथु में। सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखेगा? किबुथु में। मतलब आज का जो सूर्य दिखा होगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर? किबुथु में दिखा होगा। अब किबुथु में और यहाँ के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। लमसम 29 समथिंग है। तो लमसम कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। और 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी हमारी जब घूमती है तो 1 घंटे का समय लगता है। कितने समय लगता है? 1 घंटा। और 30 डिग्री तक जो है घूमने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा। 15 डिग्री पृथ्वी हमारी 15 डिग्री घूमती है तो कितना समय लगता है? 1 घंटा। और 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा। तो यहाँ पर अगर सुबह के 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पर 6 बज रहा है सुबह, तो यहाँ कितना बज रहा होगा? 8 बज रहा होगा। कितने बज रहा होगा? 8, क्योंकि 2 घंटे का क्या आ गया? अंतर आ गया। अब इस अंतर को इस अंतर को खत्म करने के लिए भारत ने कहा कि ठीक है, प्राकृतिक रूप से तो समय में अंतर आ रहा है, लेकिन अब घड़ियों में सबके अंतर नहीं आना चाहिए। पता चले अरुणाचल प्रदेश वाले की घड़ी में 6 बज रहे हो और गुजरात के वाले आदमी की घड़ी में 8 बज रहे हो, तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि भारत क्या है? एक देश है। अब एक देश में 2 घड़ियां कैसे दिक्कत हो जाएंगी? मतलब किसी राज्य में कुछ बज रहा हो, किसी राज्य में कुछ बज रहा हो। तो इसलिए भारत में जो है विद्वानों ने इसका एक काट निकाला और उन्होंने लगभग बीचों बीच से एक रेखा खींच दी भारत के, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जो कहां पर खींचा गया है? 82.5 डिग्री देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींचा गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी। हमने बताया था देशांतर से समय निकालते हैं। देशांतर से क्या निकालते हैं? समय और तारीख निकालते हैं। देशांतर से समय और तारीख। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनसे कटिबंध निकाला जाता है। भूगोल में आगे और पढ़ेंगे जब, तो कटिबंधों का निर्माण किससे किया जाता है? अक्षांश रेखाओं की सहायता से। जैसे मिट्टी कटिबंध, वनस्पतियों के कटिबंध, जलवायु कटिबंध, ये सब किससे निकालते हैं? अक्षांशों की सहायता से।
समय और तारीख किससे निर्धारित करते हैं? देशांतर रेखा से। तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई, लगभग बीचों बीच है, पूरी तरीके से बीचों बीच में नहीं है, लगभग बीचों बीच में खींची गई है 82.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, भारतीय मानक समय रेखा, IST रेखा, जो कितने डिग्री देशांतर पर खींची गई है? 82.5 डिग्री देशांतर पर खींची गई है। कितने डिग्री? 82। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट लगाकर, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पर डिग्री घंटे का समय और जो मिनट है वो तो मिनट है ही है, फिर 2 डंडे खींचेंगे तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ा जाता है इसमें। तो अब जो प्रश्न यहाँ से पूछता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? पहले तो संख्या आपको पता होना चाहिए। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5। और ये क्यों खींचा गया है? समय को निर्धारित करने के लिए। भारत की सभी घड़ियों में एक सा समय हो। अगर इस रेखा पर 12 बज रहे हैं, इस रेखा की घड़ी पर 12 बज रहे हैं, तो भारत की सभी घड़ियों में क्या बजेंगे? 12 बजेंगे। ठीक है, भले ही यहाँ सूर्योदय पहले हो जाता हो, यहाँ सूर्यास्त बाद में होता हो, लेकिन सभी घड़ियों में समय क्या होगा? एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर ही इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी। इलाहाबाद में एक स्थान क्या है? नैनी। तो ये नैनी में, चूंकि नैनी से ही होकर गुजरती है, इसलिए नैनी में जो है वेधशाला खोला गया है। समय निर्धारित करने के लिए वहां पर घड़ियां लगाई गई हैं, ठीक है, जो नैनो सेकंड तक का समय निर्धारित करती हैं। तो वहां से समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में समय का निर्धारण कहाँ से होता है? नैनी से होता है। ये भी एक प्रश्न हो गया। नैनी जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है उसका एक स्थान है, बल्कि नैनी प्रयागराज में ही मिला हुआ है। गंगा के उस पार नैनी है, गंगा के इस पार प्रयागराज है, इस तरीके से है। ठीक है, तो नैनी में ही क्या है, जो है एक तरीके से मतलब समय निर्धारण करने का यहाँ पर जो है स्थान बना हुआ है। और पूरे विश्व की घड़ियों का निर्धारण कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका ग्रीनविच से। आपने एक सुना होगा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे इसको IST बोलते हैं, ऐसे ही लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच। जैसे भारत में नैनी से समय निर्धारित किया जाता है, ऐसे विश्व की घड़ियों का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? GMT से। कहाँ से किया जाता है? GMT से। लेकिन अब वो विश्व की घड़ियों का निर्धारण सब देश अपने देश के अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम से करते हैं, और वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय कोई समय होता है उसके अनुसार जो है GMT से निर्धारित किया जाता है समय, ग्रीनविच मीन टाइम से। क्योंकि अंग्रेजों का पूरी दुनिया में शासन रहा है, तो उन्होंने ही अपने देश को ही 0 डिग्री का मेरिडियन मान लिया। 0 डिग्री का देशांतर रेखा अपने देश से गुजार दिया, और 0 डिग्री का देशांतर रेखा जो है GMT कहलाता है। क्या कहलाता है? GMT। और GMT से भारत की दूरी 5.5 घंटे है। कितने घंटे? 5.5 घंटा। भारत की दूरी कितनी है? 5.5। अगर यहाँ पर 12 बजे का दोपहर हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो है अभी 5.5 घंटे समय सूर्योदय का भी 5.5 घंटे का कम होगा, उससे पीछे होगा। अर्थात जो है अगर यहाँ पर 12 बज रहा है, तो यहाँ 5:30 बजे का शाम हो रहा होगा। अगर यहाँ दोपहर हो रहा है GMT पे, तो यहाँ पर टाइम पहले बीत चुका है, क्योंकि सूर्य यहाँ से निकल रहा है ना, और लंदन तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा 5.5 घंटे का। भारत से टाइम यहाँ इस रेखा से भारत की इस रेखा से लंदन तक सूर्य को पहुँचने में कितना समय लगेगा? 5.5 घंटा, ऐसे मान लो। तो 5.5 घंटे का अंतर GMT और IST के बीच में है। 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री के बीच में कितना अंतर आएगा? 5.5 घंटे का। आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, तो 82.5 डिग्री में कितने घंटे का अंतर आएगा? तो 5.5 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहला तो हमारा क्या हो गया? ये उत्तर प्रदेश। सबसे पहला कौन सा राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में हम यहाँ चलते हैं कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। तो IST मध्य प्रदेश से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश को क्रॉस करके फिर कहाँ पहुँचते हैं? छत्तीसगढ़ में। फिर कहाँ पहुँचते हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके फिर कहाँ पहुँचते हैं? उड़ीसा। और उड़ीसा को क्रॉस करके फिर कहाँ पहुँचते हैं? आंध्र प्रदेश। कहाँ पहुँचते हैं? आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से इन 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा। याद रहना चाहिए राज्यों के नाम: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के नाम आपको याद रख होने चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी याद हो जाएगा, इकट्ठा याद करो, यूपी और एमपी। और एमपी से ही अलग राज्य बना था 2001 में छत्तीसगढ़, तो एमपी के साथ छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, एमपी के साथ छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा याद रख लो, 2 अलग से देश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जो है 2 एक साथ याद कर लो, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, OA, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यूपी एमपी और इसका एमपी का भाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, 2-2 के क्रम में आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है भारतीय मानक समय रेखा से प्रश्न बनते हैं, किस राज्य से कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। अब दूसरी बात है कर्क रेखा, यहां से भी बहुत प्रश्न आते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, और जो है इसका क्रम क्या है पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम। तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और कर्क रेखा कितने डिग्री की अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा के दक्षिण 0 डिग्री से कर्क रेखा के बीच का जो कटिबंध है, जलवायु कटिबंध, वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। वो क्या कहलाता है? उष्ण। और कर्क रेखा से ऊपर क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। तो भारत में दोनों कटिबंध है, उष्ण कटिबंध भी है और उपोष्ण कटिबंध भी है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। 3 मुख्य कटिबंधों में यूनानियों ने बांटा था, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, तो उसके हिसाब से भारत में 2 प्रकार की जलवायु पाई जानी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी और शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि भारत में एक अलग ही इसका फीचर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में महासागर है, इसलिए यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ना ही जो है उष्ण है पूरी तरीके से, ना ही उपोष्ण है पूरी तरीके से। कैसी जलवायु है? मानसूनी प्रकार की। वो तो जलवायु पढ़ेंगे तब हम बताएंगे वहां पर। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे, कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहला कौन सा राज्य है? गुजरात। दूसरा राज्य है राजस्थान, बहुत छोटा सा स्थान क्रॉस करता है राजस्थान का। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, और 2 जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ कंफ्यूजन बहुत रहता है, मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो 7 बहनों के राज्य हैं, उन 7 बहनों के 2 राज्यों में क्या गुजरती है? कर्क रेखा। 7 बहनों के 2 राज्यों में, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम याद करो हमारे साथ, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम में। मणिपुर तो ऊपर चला जाता है, नागमणि मैंने बताया था ना, नागालैंड और मणिपुर, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर। तो मणिपुर के नीचे क्या है? मिजोरम। तो मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो ये 8 राज्य हो गए, 6 तो मुख्य भूमि पर ही हैं और 2 जो है पूर्वोत्तर राज्य में है। तो अब इसमें सबसे कम जो है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। ठीक, अब ये ऐसे याद नहीं होगा, इसका याद करने का एक फार्मूला है। ये तो पश्चिम से जो है पूरब की तरफ हो गया, पश्चिम से पूरब कैसे याद करोगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और पूरब से पश्चिम अगर चलोगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये पूरब से पश्चिम हो गया। लेकिन अब इनके राज्यों के नाम 8 के कैसे याद रखने हैं? तो एक फार्मूला है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। अब इसमें 8 राज्य के नाम आ जाएंगे। कैसे आएंगे? देखो, मित्र पर गमछा झार याद कर लो, बस सारे आ जाएंगे। मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। लेकिन इसमें सीक्वेंस नहीं बनेगा आपका। मी से क्या हो गया? मिजोरम। त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा। त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा। और पा से हो गया पश्चिम बंगाल। अभी तो बन रहा है, मिजोरम आ गया, त्रिपुरा आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया। अभी पूरब से बन रहा है, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर क्या हो गया?
पश्चिम। अब यहाँ क्रम गड़बड़ गया, और रा से क्या हो गया? राजस्थान। रा से हो गया राजस्थान, और गा से हो गया गुजरात। गा से गुजरात, और मा से मध्य प्रदेश हो गया, और छा से छत्तीसगढ़ हो गया, और झार तो झारखंड है। ये झार किससे हो गया? झारखंड। तो इस तरीके से ये 8 राज्य हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इन राज्यों से होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा। अब यहां प्रश्न पूछेगा, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है कि बिहार से गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है। किस राज्य से? झारखंड राज्य से गुजरती है। उड़ीसा से गुजरती है क्या? नहीं, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़। भाई अब इसको याद कैसे करना है? एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ, मध्य प्रदेश याद हो जाना चाहिए। राजस्थान में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको दिमाग रहता है कि गुजरात से गुजर रही है तो राजस्थान का हिस्सा नहीं पड़ता होगा, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है राजस्थान का, थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है गुजरात का पड़ता है, उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, फिर एमपी का हिस्सा आता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और वेस्ट बंगाल हो गया। तो इस तरीके से ये 8 राज्यों से होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा। अब इसमें दोनों रेखाएं किस राज्य में मिलती हैं? प्रश्न यहां से गुण प्रश्न पूछ लेगा। दोनों मानचित्र में देखोगे तो आपको कहां दिखाई देगा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों रेखा कहां मिलती हैं? तो कहां मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में मिलती हैं? छत्तीसगढ़। तो एक नया प्रश्न आपको तैयार हो जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? तो किस राज्य में क्रॉस करती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में। और इसमें यह भी देख लो कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें देखो कर्क रेखा भी गुजर रही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और भारतीय मानक समय रेखा भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुजर रही है। तो 2 ऐसे कॉमन राज्य हैं, 2 ऐसे कॉमन राज्य हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिनमें क्या क्या गुजरती हैं? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, पानी बरसने लगा, ज्यादा नहीं बरसेगा। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों कहां से गुजरती हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक नोट्स बना लिया करो भाई, जो है रफ में नोट किया करो, ठीक है, जिससे कि याद रहे, नहीं तो हमारा पढ़ाना जो है व्यर्थ रहेगा, भूल जाओगे फिर बाद में। यहाँ याद करा देते हैं लेकिन इतना ज़्यादा जो है मटेरियल हो जाता है कि बाद में भूल जाओगे, इसलिए मोटा मोटी चीज़ नोट कर लिया करो तो उससे याद रहे, बीच बीच में रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका कर्क रेखा से संबंधित बातें और मानक समय रेखा से बात। अब हम बात करेंगे भारत में जो है कितने जिले हैं। कभी कभी प्रश्न यहाँ से छोटी परीक्षा में पूछ लेता है। वैसे 2011 की जनगणना जो हुई थी ऑथेंटिक, उसमें 640 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने थे? 640। लेकिन इसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बढ़े हैं। ठीक है, तो 2023 में नेट पे आप सर्च मारोगे तो 774 या 76 के करीब में है, 776 के आसपास। 2023 जुलाई अगस्त तक अभी जो डिस्ट्रिक्ट थे वो कितने हो गए हैं? 776 हो गए हैं। ठीक है, इतना संख्या बढ़ गई, 130-36 के आसपास संख्या बढ़ चुकी है जिलों की। ठीक है, अब इसमें ये तो मतलब अभी ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं आया है जनगणना का, जब रिपोर्ट जनगणना की आएगी तो उसमें खुल करके आएगी कि वास्तविक संख्या कितनी है। जैसे 2011 के सेंसस में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 640 थे, और 2021 में जनगणना हुई नहीं है, लेकिन 2023 तक जो है ऐसे ही आंकड़े लिए गए हैं, तो वो 776 के आसपास है। और इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला आपका गुजरात में है, कच्छ। कौन सा जिला है? गुजरात में है कच्छ जिला, सबसे बड़ा। पहले नंबर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। एरिया में, एरिया के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। और इसके अलावा आपका लेह है, लद्दाख का कौन सा जिला है? लेह, जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला लेह है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप
केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है पौंडीचेरी, वो क्या नाम है, पौंडीचेरी कह रहा हूँ, चलो वो सबसे बड़ा, छोटा तो खैर नहीं निकाला था मैंने, सबसे बड़ा ही। इसके अलावा जिले में ये हो गया, ठीक है। और हाँ, प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि किस राज्य में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं? 75। राज्यों में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जिले वाला राज्य है गोवा, जिसमें 2 जिले हैं। गोवा में कितने जिले हैं? 2। और 75 जिले कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम जिलों वाला राज्य है गोवा, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक जिला है जम्मू कश्मीर के पास में। किसके पास में? JNK के पास में 20 जिला है। कितने जिला हैं? 20। तो सबसे अधिक जिलों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 75 जिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे कम जिलों वाला जो है आपका जिला हो गया, राज्य हो गया गोवा, जिसमें कितने जिले हैं? 2। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जिले किसमें है? लक्षद्वीप में है, ठीक है, और चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप एक एक जिला है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, जो कि यहाँ है अरब सागर में। लक्षद्वीप में और चंडीगढ़ दोनों में कितने जिले हैं? 1 जिला है, सिर्फ 1 जिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका पुडुचेरी मैंने बताया था, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके 4 जिले हैं। कहाँ कहाँ पर है? 3 राज्यों में। 4 जिले कहाँ कहाँ फैले हैं? 3 राज्यों में। एक तो एनम है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और 2 जिले तमिलनाडु में, पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल। और एक जिला है माहे, माहे जो कि कहाँ है? केरल राज्य में। माहे जो कि केरल राज्य में है, लेकिन जिला किसका है? पुडुचेरी का। जैसे पहले पौंडीचेरी कहते थे, अब इसको कहते हैं पुडुचेरी। तो कर्नाटक, वो तमिलनाडु में स्थित पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके 2 जिले बाहर हैं। एक जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और एक जिला कहाँ है? केरल में, माहे में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ जिलों से संबंधित बातें हो गई, ठीक है। अब इनमें आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करो, याद हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। पश्चिम से पूर्व बताओ, क्रम बताओ। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व क्रम हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल मुख्य भूमि, और इसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। और पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये पूरब से पश्चिम हो गया और पश्चिम से पूरब हो गया। और ओवरऑल अगर याद करना है तो फार्मूला क्या है? मित्र पर गमछा झार। इससे राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। मित्र पर गमछा झार, राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। जब राज्यों के नाम याद रहेंगे तो क्रम से आसानी से आप लगा लोगे, क्रम से आसानी से आप लगा लोगे। इसमें मणिपुर जो है नहीं शामिल है। मणिपुर और मिजोरम में बहुत कंफ्यूजन रहता है, यहाँ तक कि हम लोग भी बहुत कंफ्यूज रहे हैं हमेशा के लिए। लेकिन क्योंकि बोर्ड पर नक्शे के माध्यम से पढ़ रहे हो तो आप भूल जाओगे, मतलब भूलोगे नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, मिजोरम और त्रिपुरा है। 7 सिस्टर्स में मिजोरम और त्रिपुरा है। और IST यानी भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम देखें तो क्या है? उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य हो गए। और दक्षिण से चलेंगे तो पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दक्षिण से उत्तर एक क्रम हो गया और उत्तर से दक्षिण एक क्रम हो गया। तो इस तरीके से। और भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है? नैनी से। कहाँ से होता है? नैनी से। तो नैनी जो कि प्रयागराज में स्थित एक स्थान है, एक कस्बा है, जहाँ पर क्या है? वेधशाला है, जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है, भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है भारत की?
3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। सबसे पश्चिमी स्थान का नाम क्या है? गौहर माता, जो किस राज्य में है? गुजरात में। और सबसे पूर्वी स्थान का नाम क्या है? किबुथु, जो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे उत्तरी स्थान का नाम क्या है? इंद्राकोल, जो किस राज्य में है? लद्दाख। और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, क्या है? एक केंद्र शासित। और जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि शब्द लगा होगा तो आप कन्याकुमारी कहोगे। और ऐसे पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम जो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है 2006 में जो सुनामी आई थी तो उसमें डूब गया था। इंदिरा पॉइंट एक छोटा सा द्वीप ही तो था, तो वो द्वीप क्या हो गया? डूब गया था। क्योंकि बंगाल की खाड़ी और इधर का पूरा हिस्सा जो है सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो वो डूब चुका है इसलिए। लेकिन फिर भी हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट। कितने डिग्री? 6 डिग्री 45 मिनट। लेकिन मुख्य भूमि कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। मुख्य भूमि कहाँ से शुरू होता है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, जहां पर क्या स्थित है? कन्याकुमारी। अंग्रेज जब आए थे तो कन्याकुमारी को केप कैमोरिन कहते थे। क्या कहते थे? केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। ठीक, कैमोरिन मतलब कुमारी होता है, उन्होंने कुमारी को कैमोरिन कहा। और केप जो है, केप किसको कहते हैं? इस तरीके से, कन्या को नहीं केप कहते हैं, इस तरीके से समुद्र में पतला हिस्सा जो घुस जाता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा चौड़ा हो जाएगा तो प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा पतला हिस्सा समुद्र के अंदर घुस जाएगा तो उसको केप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? केप बोलते हैं। तो इसीलिए इसको, क्योंकि ये हिस्सा इस तरीके से समुद्र में से घुस गया है, तो यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी। कहते नहीं, कन्याकुमारी लोग जाते हैं, वहां पर क्या है? किस लिए जाते हैं? विवेकानंद रॉक स्थित है, विवेकानंद चट्टान स्थित है कन्याकुमारी में। वहां समुद्र में जा करके जो है मेडिटेशन वगैरह करते हैं समुद्री स्थान पर। तो कन्याकुमारी जो है, और किस राज्य में है? कंफ्यूजन यहाँ रहता है, लोग तमिलनाडु और केरल में कंफ्यूज में रहते हैं। तो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, केरल नहीं। केरल तो यहीं पर खत्म हो जाता है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। केरल में कहाँ से? केरल कहाँ से? कन्याकुमारी नहीं होगा, कन्याकुमारी और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। ये जो है पूरा हमारा कुछ बेसिक चीजें थी। ठीक है, अब बारिश हो रही है, क्या करा जाए।